नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष सर YouTube के अपने चैनल तथागत IAS अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी परीक्षाओं की तैयारियों में संलिप्त हैं और आप लोगों को एक प्रश्न अवश्य ही तंग करता होगा कि अशोक के अभिलेखों का लिपिकार यानी लेखक कौन था। तो चलिए आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और अपना वीडियो शुरू करते हैं। विश्व के महानतम शासकों में ध्रुव तारे की तरह विद्यमान मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेखों में उनकी करुणा, दया और दान के जो तत्व दृष्टिगोचर होते हैं, उनका लिपिकार सम्राट अशोक के दरबार के सबसे बड़े लेखक चपड़ थे। चपड़ को मौर्य काल का ऐतिहासिक लेखक माना जाता है। हालांकि उनके नाम की चर्चा कहीं होती दिखाई नहीं देती है। भला हो इस लेखक का जिसने अशोक के अभिलेखों के अंत में यह लिखवा दिया कि चपड़ नामक लिपिकार ने ये लेख चट्टान पर लिखा। सम्राट अशोक को विश्व पटल पर महान बनाने वाले लेखक आचार्य चपड़ श्रमण संस्कृति के उपासक थे, जो इतिहास में अब तक गुमनाम थे। चपड़ के नाम का उल्लेख कर्नाटक के ब्रह्मगिरी लघु शिलालेख और जटिंग रामेश्वर शिलालेखों के अंत में वर्णित होता है। सम्राट अशोक ने जम्बू द्वीप में अभिलेखों के बाद लिपिकार के नाम का उल्लेख करने की परंपरा प्रारंभ की थी। इस प्रथा का उल्लेख हमें सम्राट अशोक के स्तंभ पर समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति के रूप में देखने को मिलता है, जिसके लेखक हर्षेण थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुसार कुमार देवी के सारनाथ अभिलेख को अपने शब्दों से श्री कुंद ने अमर बना दिया। यहाँ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कुमार देवी गहड़वाल शासक गोविंद चंद की पत्नी और काशीराज जयचंद की दादी थी, जो स्वयं भी बौद्ध उपासिका थी, जिन्होंने सारनाथ अभिलेख में सम्राट अशोक के नाम का उल्लेख किया है। 1975 में डॉक्टर DC सरकार ने अपनी पुस्तक इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका में लिखा है कि ब्रह्मगिरी कर्नाटक में अशोक का लघु शिलालेख सबसे अच्छा संरक्षित शिलालेख है। यह एक पहाड़ी के आधार पर गनीस के विशाल शिलाखंड पर उकेरा गया है। शिलालेख को आचार्य चपड़ ने चट्टान की सतह पर 13 पंक्तियों में लिखा है, जो 4.98 मीटर ऊंची तथा 3.5 मीटर चौड़ाई में लिखी हुई हैं। चपड़ ने इसे 3री शताब्दी ईसा पूर्व की लिपि ब्राह्मी और भाषा प्राकृत में लिखा है। इस अभिलेख को लिखने में लेखक चपड़ ने खरोष्ठी वर्णों का प्रयोग किया था। ब्रह्मगिरी लघु शिलालेख में पहली लाइन को थोड़ा विस्तार दिया गया है। पुस्तक अशोक हिस्ट्री एंड इंस्क्रिप्शंस में लिखा है कि लाइन संख्या 8, 9 और 10 नहीं है। इसके बाद बिल्कुल नया पैरा है, जिसे दूसरा लघु शिलालेख कहा जाता है। पहली लाइन में लिखा है कि स्वर्णगिरी से राजकुमार और महामात्रों की ओर से इस इलाके महामात्रों को आरोग्य की शुभकामना कहना और यह सूचित करना कि देवताओं के प्रिय आज्ञा देते हैं कि 2.5 वर्ष से अधिक हुए कि मैं उपासक हूँ। इसी अभिलेख के पैरा नंबर 2 पर चपड़ ने लिखा है, और देवताओं के प्रिय ऐसा कहते हैं, माता पिता की सेवा करनी चाहिए, इसी प्रकार गुरुओं की भी सेवा करनी चाहिए। प्राणियों के प्रति दया दृढ़ता के साथ दिखानी चाहिए। सत्य बोलना चाहिए। इसी प्रकार शिष्य को आचार्य का आदर करना चाहिए और अपने भाइयों के प्रति उचित बर्ताव करना चाहिए। यही प्राचीन धम्म की रीति है। इससे आयु बढ़ती है। इसी के अनुसार मनुष्य को चलना चाहिए। और अंत में 14वीं लाइन में लिखा है कि लिपिकार ने यह लेख चट्टान पर लिखा। सिद्धपुर और जटिंग रामेश्वर के अभिलेख भी ब्रह्मगिरी के शिलालेख के ही भांति हैं।
बस अब इसके कुछ भाग टूट चुके हैं। इसी तरह का लघु शिलालेख एरगुड़ी और राजुल मंदगिरी के लघु शिलालेख भी ब्रह्मगिरी वाले अभिलेख की भांति ही हैं, पर इनमें कुछ लाइन पृथक हैं। पहले इन लेखों की मात्र 3 प्रतियां ही प्राप्त हुई, जिन्हें उत्तरी प्रतियां कहा जा सकता है, किंतु बाद में दक्षिण के कई स्थानों से भी ये प्राप्त हो गई। कर्नाटक प्रांत के ब्रह्मगिरी, सिद्धपुर तथा जटिंग रामेश्वर से सम्राट अशोक के जो लेख प्राप्त हुए हैं, उनमें अभिलेखों के लेखक आचार्य चपड़ ने एक संक्षिप्त पूरक प्रज्ञापन की भांति लिखा है, जिसमें सम्राट अशोक के धम्म का सारांश दिया गया है। चपड़ द्वारा लिखित ये शिलालेख अशोक के 14 शिलालेखों के मुख्य वर्ग में सम्मिलित नहीं हैं। इस कारण इन्हें लघु शिलालेख कहा गया है। अभिलेखों के भावार्थ और सारांशों को जांचने से पता चलता है कि अशोक के सभी अभिलेख चपड़ की कलम से ही निकले थे। अशोक के दरबार के इतने महान लेखक को इतिहास में स्थान न दिया जाना उनके नाम के साथ अत्याचार है। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण था। उम्मीद है कि आपकी जिज्ञासा शांत हो गई होगी। तो मिलते हैं फिर कल किसी नए वीडियो के साथ।